सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट वंशिका तिवारी स्वागत करती हूँ बाल कार्यक्रम में और मेरे साथ है गर्वित। आज हम आपके लिए लाए हैं महावीर जयंती पर जानकारी, विश्व पृथ्वी दिवस यानी हमारे नीले ग्रह पर चर्चा, हमारी सच्ची दोस्त किताबों पर बातचीत और साथ में बाल कहानी, बाल गीत, चुटकुले, पहेलियाँ और ढेर सारी मस्ती। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का बाल कार्यक्रम। अच्छा वंशिका, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? ये प्रश्न हमसे हमारे स्कूल में पूछा गया था। हाँ, पूछो ना। क्या तुम बता सकती हो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये कौन सा महीना चल रहा है? हाँ, चैत्र माह का ना। हाँ बिल्कुल सही। इस माह में तो रामनवमी भी आती है। हाँ, और इस महीने की 13वीं तिथि को महावीर जयंती भी मनाई जाती है। भगवान महावीर जी का जन्म चैत्र मास में बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता जी का नाम त्रिशला देवी था। इन्हें अपने पिता के राजपाट में कोई रुचि न थी, इसलिए बड़े होते ही आत्मज्ञान की ओर बढ़ने लगे। यह जैन धर्म के आखिरी तीर्थकर थे। इन्होंने 5 सिद्धांत के द्वारा लोगों को जीने का उद्देश्य समझाया। क्या तुम्हें वो 5 सिद्धांत पता है? हाँ, मुझे वो 5 सिद्धांत पता है, पर उन 5 सिद्धांतों को बताने से पहले मैं तुम्हें उनसे कुछ जुड़े रोचक तथ्य बताना चाहूँगा। हाँ, बताओ। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। निडर, सहनशील और अहिंसक होने के कारण इनका नाम महावीर पड़ा। इसके पीछे भी एक कहानी है, क्या तुम सुनना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल सुनाओ। एक बार वर्धमान मित्रों के साथ वृक्ष पर क्रीड़ा कर रहे थे। तब संगम देव ने उन लोगों को डराने के लिए एक विशाल सर्प का रूप बना लिया और पेड़ से लिपट गए। ये देखकर वर्धमान के सभी मित्र भाग गए, लेकिन वर्धमान सर्प के साथ ही खेलने लगे। ये देखकर संगम देव अपने असली रूप में आ गए और उनकी तारीफ की। उन्होंने ही वर्धमान का नाम महावीर रखा। भगवान महावीर ने सदा अहिंसा और सत्य पर जोर दिया है। कितने अच्छे रोचक तथ्य तुमने सुनाए। चलो अब मैं तुम्हें उनके 5 सिद्धांत बताता हूँ। हाँ, बताओ, मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ। सबसे पहला अहिंसा, यानी हमें किसी भी समय पर हिंसा का साथ नहीं देना चाहिए। दूसरा सिद्धांत सत्य, यानी हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तीसरा असत्य, यानी किसी भी वस्तु जो आपके पास नहीं है की इच्छा नहीं करनी चाहिए, यानी जो आपके पास है उसी में खुश रहना चाहिए। चौथा सिद्धांत ब्रह्मचर्य, यानी मन से पवित्र होना चाहिए। और 5वां सिद्धांत अपरिग्रह, यानी जो चारों सिद्धांतों को जोड़ता है। इनका पालन कर हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। वाह गर्वित, ये सिद्धांत तो मैं अपने जीवन में जरूर इस्तेमाल करूंगी। मैं भी। अब मैं तुम्हें महावीर जी के विचार बताऊं? हाँ बिल्कुल। पहला विचार, हर एक व्यक्ति के प्रति दया का भाव रखो, घृणा का नहीं। दूसरा, सभी मनुष्य अपने दोष की वजह से दुखी होते हैं और अपने दोष को सुधार कर प्रसन्न हो सकते हैं। चलो अब मैं तुम्हें इनका एक प्रेरक प्रसंग सुनाता हूँ, क्या तुम सुनना चाहोगी? हाँ, सुनाओ। एक बार महावीर जी अपने शिष्यों के संग बैठे हुए थे। एक शिष्य ने पूछा कि किस वजह से कोई व्यक्ति अपना जीवन नष्ट कर सकता है। सभी शिष्यों ने कहा झूठ, अहंकार, लालच और गुस्से से। महावीर जी ने यह सुनकर अपने पास पड़ा कमंडल उठाया और पूछा कि अगर हम इस कमंडल को नदी में डाल दें तो क्या ये डूब जाएगा? शिष्यों ने कहा कि अगर कमंडल का आकार सही हो तो नहीं डूबेगा। महावीर जी ने कहा अगर कमंडल में छेद हो जाए तो? शिष्यों ने कहा तो डूब जाएगा। महावीर जी ने समझाते हुए कहा कि यही बात हम सब पर भी लागू होती है। हमारा शरीर कमंडल है और छेद बुराइयां। एक बुरी आदत से हमारा जीवन भी नष्ट हो सकता है। गुस्सा, लालच, मोह, अहंकार जैसी बुराइयां हमें बर्बाद कर सकती हैं, इसलिए इन बुराइयों को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। सही कहा, तभी तो हमारी पृथ्वी रहने के लिए एक बेहतर जगह बन पाएगी। और हाँ, हमारी धरती का जन्मदिन भी तो आ रहा है। हाँ, यानी विश्व पृथ्वी दिवस। ये दिन पृथ्वी माता को धन्यवाद देने और उसकी रक्षा करने का विशेष दिन है। जिस तरह तुम अपना जन्मदिन पर खुश होते हो, केक खाते हो और उपहार पाते हो, उसी तरह पृथ्वी दिवस पर भी हमें अपनी पृथ्वी को उपहार दे सकते हैं। ये उपहार है जैसे पेड़ लगाना, कचरा कम करना, पानी बचाना जैसी छोटी छोटी चीजें। पृथ्वी हमें बहुत सी चीजें देती है। हम जिस हवा से सांस लेते हैं, जिस पानी को पीते हैं, वह सब पृथ्वी देती है। पेड़ हमें फल, फूल और छाया देते हैं। जंगल हमारे लिए घर का काम करते हैं और हमें स्वच्छ हवा देते हैं। और इसी के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ वर्तिका दीदी जुड़ी हैं, जो हम सभी को नीले ग्रह के बारे में बताएंगी। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये कौन बताएगा कि हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? मैं बताऊं? बिल्कुल। पृथ्वी को
बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ कि पृथ्वी को नीला ग्रह ही क्यों कहा जाता है? इसको नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ लैंड से ज्यादा पानी है। बिल्कुल सही। हमारी पृथ्वी को जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो इसका रंग नीला दिखता है क्योंकि पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। अच्छा बच्चों, क्या आप जानते हो कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है? हाँ, इसके बारे में मुझे कुछ कुछ तो पता है। अच्छा, तो इसका कारण बता सकती हो कि हमारे ही पृथ्वी पर जीवन क्यों है? क्योंकि यहाँ एयर है, वाटर है और बहुत सारी ऐसी चीज है। बिल्कुल सही। लेकिन जानती हो, क्योंकि पृथ्वी की जो डिस्टेंस है, जो पृथ्वी की दूरी है सूर्य से, उसकी वजह से हमारी प्लेनेट अर्थ पे जीवन संभव है। ये ऐसा इसलिए है, पृथ्वी जो है वो सूर्य के बहुत पास होती तो यहाँ कितनी गर्मी होती, क्या जीवन पॉसिबल होता? नहीं। बिल्कुल सही। और मान लो, सोच लो कि अगर बहुत दूर होती सूर्य से, तब क्या कंडीशन होती यहाँ पे? तब तो बिल्कुल ना बर्फ ही बर्फ होती हर तरफ, है ना? तब भी जीवन संभव नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी है तो जीवन है, और जीवन है तो हम हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। चलो अच्छा, अब ये बताओ कि विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं? 22 अप्रैल। क्या तुमको पता है कि पहला पृथ्वी दिवस कब और कहाँ मनाया गया? सबसे पहले पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था, अमेरिका में। बिल्कुल सही। तो वंशिका, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकती हो? हाँ हाँ बिल्कुल। पृथ्वी दिवस का विचार सबसे पहले 1969 में यूनेस्को सम्मेलन में शांति कार्यकर्ता जॉन मैकडोनल्ड द्वारा सोचा गया था। इस दिन को मनाने की सोच थी कि पृथ्वी का सम्मान करने और उस पर शांति बनाए रखने के लिए थी। इसके बाद 1990 में हेंस द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया था। वंशिका, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन मालूम है क्या कारण था? 1969 में कैलिफोर्निया में एक सांता बारबरा जगह थी। वहाँ पे क्या हुआ कि तेल का रिसाव हो गया और उसकी वजह से वहाँ पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और कई लोगों की जिंदगी भी आहत हुई। इसीलिए तभी से पृथ्वी के पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने की मुहिम चलाई गई, और साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि लोगों के बीच में इसकी अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। इसीलिए वर्ल्ड अर्थ डे 2024 यानी विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का जो मेन फोकस है वो है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ कि आप प्लास्टिक के बारे में क्या सोचते हो? प्लास्टिक की चीजों के बारे में क्या सोचते हो? मुझे लगता है कि हमें प्लास्टिक की चीजों को यूज करना कम करना चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक का यूज करना धरती के लिए ठीक नहीं है। अच्छा वंशिका, तुम क्या सोचती हो प्लास्टिक के बारे में? कि ये हमारी धरती को बहुत नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल सही। ऐसा क्यों होता है कि प्लास्टिक हमारी पर्यावरण को, हमारी धरती को बहुत नुकसान पहुंचाती है? इसका कारण बता सकती हो कि प्लास्टिक की वजह से क्या क्या समस्याएं पैदा होती हैं? प्लास्टिक में बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए होते हैं जिससे हमारे सॉइल को नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल। और पानी के जानवरों या मरीन लाइफ पे भी इसका असर पड़ता है। प्लास्टिक के साथ प्रॉब्लम ये भी है कि प्लास्टिक कई सालों तक डिग्रेड ही नहीं होता, यानी विघटित ही नहीं होता। और एक बार जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो गया, एक प्लास्टिक के उत्पाद बाजार में आ गए, तो आप ये समझ लो कि ये प्लास्टिक अब हमेशा के लिए हम लोग के बीच में रहेगा। हो सकता है इसका रूप बदल जाए, इसकी शक्ल बदल जाए, लेकिन प्लास्टिक जो है वो कभी भी डिग्रेड नहीं होता। तो अच्छा बच्चों, ये बताओ कि इतने सुंदर प्लेनेट अर्थ को बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जूट बैग्स यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा। और वंशिका, तुम बता सकती हो? जो हम प्लास्टिक के टॉयज खरीदते हैं उन्हें हमें खरीदना बंद करके मिट्टी के टॉयज खरीदने चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। और साथ ही ना, जो बर्थडे पार्टीज में हम लोग प्लास्टिक स्ट्रॉ यूज करते हैं या चम्मच यूज करते हैं, तो उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए? दूसरी चीजों का उपयोग करना चाहिए जिसमें प्लास्टिक ना हो। जैसा गर्वित ने बताया कि जब भी हम कोई सामान लेने जाएं तो हमें अपने साथ क्लॉथ बैग लेकर जाना चाहिए या कैरी बैग लेकर जाना चाहिए, ताकि हम कोई भी सामान जो लेकर खरीद के लाएं वो प्लास्टिक की थैली में बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि कपड़े के बैग्स को तो आप धोकर कई बार यूज कर सकते हो। और इसके साथ हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कि हमें अपनी कुछ आदतें भी बदलनी होंगी। जैसे कि हम प्लास्टिक से बनी हुई चीजों को किसी भी वाटर बॉडी में बिल्कुल ना डालें। हमेशा ऐसी चीजों का उपयोग करें जो बायोडिग्रेडेबल हो और जिनसे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। और हाँ, हम लोगों को प्लास्टिक के पर्यावरण पर पड़ रहे बुरे प्रभावों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलानी चाहिए, ताकि सभी लोग अपने प्लेनेट अर्थ को बचाने की मुहिम में शामिल हो सकें। बच्चों, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे विचार दिए। हम सभी को इसे अमल में लाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इस अर्थ डे पर हम सभी एक छोटे से कदम से शुरुआत कर सकते हैं, और यही छोटे छोटे प्रयास हमारी पृथ्वी को
प्लास्टिक के अभिशाप से धीरे धीरे मुक्त कर सकते हैं। थैंक यू वर्तिका दीदी, आज आपने हमें कितनी सारी बातें बताई। हम आपसे वादा करते हैं कि हम ये बातें अपने जीवन में बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास एक कविता भी है, मैं सुनाऊं? हाँ बिल्कुल, सुनाओ सुनाओ। मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है धरती और मानव। भूमि, धरती, भू, वसुंधरा, है ये कितने प्यारे नाम, रंग बिरंगी फल फूलों से भरी, धरती हमारी हरी भरी। धरती ने किए हम पर कितने सारे उपकार, धरती ने किए हम पर कितने सारे उपकार, हमने बदले में क्या दिया, छीना उसका संसार। पर अब मानव जाति जागी, शर्म है उसे अपने पर। हमने अब ये वादा किया, धरती को रखेंगे हरा भरा। अब ना वृक्षों को काटेंगे, नदियों को स्वच्छ रखेंगे। लौटा देंगे तेरा रंग रूप, लौटा देंगे तेरा रंग रूप, चाहे हो कितनी बारिश और धूप। धन्यवाद। वाह वंशिका, तुमने कितनी अच्छी कविता सुनाई। आज हमारे साथ एक साथी जुड़े हैं, ध्रुव, जो तबले पर 3 ताल प्रस्तुत करेंगे। तो आइए सुनते हैं। वाह ध्रुव, तुमने तो बहुत अच्छी तबले की ताल बजाई। आज हमारे साथ एक नन्हा मुन्ना साथी भी जुड़ा है, तो आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? विवेक। आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? एक कौवा प्यासा था, गरे में पानी थोड़ा था, कौवा लाया कंकर, गरे में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, उठ खत्म हुई गानी। शुक्रिया। वाह ऋत्विक, बहुत ही मजेदार कविता थी। थैंक यू। गर्वित, अब तो बहुत बातें हो गई, हमने कविता भी सुन ली, इतनी अच्छी जानकारी भी पाई। तो चलो, आज हमारे साथ संध्या दीदी भी आई हैं, जो कि पंचतंत्र की कहानी सुनाने वाली है। तो चलो कहानी सुनते हैं। हाँ बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त संध्या गुप्ता, और आज जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है आलसी गधा। दोस्तों, किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। व्यापारी का घर बाजार से
कुछ दूर था और वह व्यापारी रोज गधे की पीठ पर सामान की बोरियां लादकर बाजार जाया करता था। व्यापारी बहुत ही अच्छा, नेक और दयालु इंसान था। अपने गधे का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। गधा भी अपने मालिक से कम प्यार नहीं करता था, लेकिन गधे की एक समस्या थी कि वह गधा बहुत ही आलसी था। उसे काम करना तो बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे तो पसंद था सिर्फ खाना और आराम करना। एक दिन व्यापारी को पता चला कि बाजार में नमक की बहुत मांग है, तो उस दिन उसने सोचा कि अब वो बाजार में नमक बेचा करेगा। जैसे ही हाट लगने का दिन आया, व्यापारी ने नमक की 4 बोरियां गधे की पीठ पर लादी और उसे बाजार चलने के लिए तैयार किया। व्यापारी गधे के आलसीपन के बारे में तो जानता था, इसलिए गधे के ना चलने पर उसने गधे को 1-2 बार धकेला और गधा चल पड़ा। नमक की बोरियां थोड़ी भारी थी, जिस वजह से गधे के पैर कांप रहे थे और उसे चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। किसी तरह गधे को धक्का देते हुए व्यापारी उसे आधे रास्ते तक तो ले ही गया। व्यापारी के घर और बाजार के बीच एक नदी पड़ती थी, जिसे पुल की मदद से पार करना पड़ता था। गधा जैसे ही कुछ दूर चला कि उसका पैर फिसल गया और वह गधा नदी में गिर गया। गधे को नदी में गिरा देख व्यापारी घबरा गया और हड़बड़ाते हुए उसे तैरकर नदी से निकालने जा पहुंचा। व्यापारी ने किसी तरह अपने गधे को नदी से बाहर तो निकाल लिया। जब गधा नदी से बाहर आया तो उसने देखा, अरे वाह, पीठ पर लदी बोरियां हल्की हो गई, क्योंकि सारा नमक तो पानी में घुल गया था ना। और व्यापारी को आधे रास्ते से ही वापस घर लौटना पड़ा। इस वजह से व्यापारी का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन गधे को तो आनंद आ गया और इस घटना के बाद से उस आलसी गधे को बाजार ना जाने की तरकीब बहुत पसंद आ गई। अगले दिन बाजार जाते समय जब पुल आया तो गधा जानबूझकर नदी में गिर गया और उसकी पीठ पर जो नमक की बोरियां रखी हुई थी वो सारी नदी में गिर गई और नमक पानी में घुल गया। व्यापारी को फिर से आधे रास्ते से ही घर लौटना पड़ा। गधे ने तो अब यह रोज का सिलसिला बना लिया। इसके कारण गरीब व्यापारी को बहुत ज्यादा हानि होने लगी। लेकिन धीरे धीरे व्यापारी को गधे की यह युक्ति समझ आ गई थी। एक दिन व्यापारी ने सोचा कि क्यों ना गधे की पीठ पर ऐसा सामान रख दिया जाए जिसका वजन पानी में गिरने से 2 गुना हो जाए। यह सोचकर व्यापारी ने गधे की पीठ पर रुई से भरी बोरियां बांध दी और फिर क्या था, उसे लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। जैसे ही पुल आया, गधा रोज की तरह नदी में गिर गया, लेकिन आज उसकी पीठ पर लदा वजन कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। गधा इस बात को समझ नहीं पाया, आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। ऐसा अगले 2 से 3 दिन तक होता रहा। व्यापारी गधे की पीठ पर रुई से भरी बोरी बांध देता और पानी में गिरते ही उसका वजन 2 गुना हो जाता। आखिरकार गधे को अब व्यापारी की युक्ति समझ आ गई थी और उसने हार मान ली। गधे को अब सबक मिल चुका था। चौथे दिन जब व्यापारी और गधा बाजार के लिए निकले तो गधे ने चुपचाप शांति से पुल पार कर लिया। उस दिन के बाद से गधे ने कभी भी काम करने में आलस नहीं देखा और व्यापारी के सारे नुकसान की धीरे धीरे भरपाई हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपना कार्य निष्ठा के साथ करना चाहिए, उसमें कभी भी हमें आलस नहीं करना चाहिए। वाह संध्या दीदी, आपने तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई। सच कहा तुमने गर्वित। जैसे कि वर्तिका दीदी ने हमें बहुत कुछ बताया कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। पेड़ हमें पेपर देते हैं और पेपर से बुक्स बनाई जाती हैं। हाँ, पुस्तकें हमेशा हमारे लिए मौजूद रहती हैं। जब भी ज्ञान या मार्गदर्शन की जरूरत हो तो ये खुलने पर ही हमें बहुमूल्य जानकारी देती हैं।
पुस्तकें हमारे विचारों या कार्यों के लिए भी हमारा निर्णय नहीं करती। किताबें पढ़ने से जो फायदा होता है वो मोबाइल या टीवी पर समय व्यर्थ करने से नहीं होता। किताब पढ़ने के बहुत फायदे होते हैं। किताब पढ़ने से दिमाग तेज होता है। किताब पढ़ने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। सही शब्दावली का विकास होता है। किताब पढ़ने से एकाग्रता बढ़ती है। किताब अकेलेपन को दूर करती है। किताब पढ़ने से नए नए विचार पैदा होते हैं। हम हर दिन कुछ न कुछ नया जरूर सीखते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए, पर उनका श्रेय उनके राइटर को देते हुए। वो कैसे? अरे, बुक्स लिखना एक क्रिएटिव वर्क है जिनकी कॉपीराइट कानून द्वारा रक्षा की जाती है। जब हम पुस्तकों के कॉपीराइट कानून का पालन करते हैं तो हम लेखकों को उनके कार्यों के लिए श्रेय देते हैं और भविष्य के लेखकों को और रचनात्मक को बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल सही। पुस्तकें सिर्फ ज्ञान और मनोरंजन ही नहीं देती, हमारी वे वफादार मित्र भी होती हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। पुस्तकें हमेशा हमारे लिए मौजूद रहती हैं। जब भी ज्ञान या मार्गदर्शन की जरूरत होती है तो एक खुलने पर हमें बहुमूल्य जानकारी भी देती है। पुस्तकें हमारे विचारों या कार्यों के लिए कभी भी हमारा निर्णय नहीं करती। वे हमें वैसे ही स्वीकार करती है जैसे कि हम हैं, अलग अलग, और विचारों से हमारा सम्मान कराकर हमारे विकास की सहायता भी करती हैं। पुस्तकें छात्रों को काल्पनिक दुनियाओं में ले जाती हैं और उन्हें अनोखे पात्रों से परिचित कराती हैं। तो दोस्तों, आज हमारे बीच है मनीषा दीदी, और मनीषा दीदी हमें एक कहानी सुनाने वाली हैं। हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता है, संयुक्त परिवार है। वहाँ चाचा, ताऊ, चाची, ताई, दादा, दादी, बुआ सब रहते हैं। इनके घर में 4, 8 से 14 साल वाले बच्चे भी हैं। राहुल, प्रिया, अर्पण और जया, जो कभी कभी बहुत लड़ते झगड़ते दिखते रहते हैं। इनकी एक बुआ है जो राजस्थान में रहती हैं। उनका बेटा रोहित बहुत शरारती है, जबकि उसकी बहन दुआ पढ़ने में बहुत अच्छी है। रोहित, दुआ और बुआ हर गर्मी की छुट्टियों में इनके घर आते हैं। रोहित के आने से पहले ही सब उसकी शरारतों का पिटारा खोल कर बैठ जाते हैं। रोहित अक्सर राहुल, प्रिया, अर्पण और जया की चीजें छिपाता है, उनको खूब तंग करता है और फिर सबको आइसक्रीम खिलाओ कहकर उनकी चीजें वापस करता था। वह तोड़फोड़ भी बहुत करता था, मगर हमेशा की तरह रोहित और दुआ के आने की खबर सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। दादी ने बताया रोहित अगले साल 14 साल का हो जाएगा, इसलिए उसे साइकिल दी जाएगी। प्रिया हालांकि इसी साल 14 की हो गई है, पर उसे साइकिल की बजाय मोबाइल फोन चाहिए। दादा मोबाइल फोन देने को राजी नहीं थे। इस पर सब बच्चे अपने अपने 14 वर्ष होने का इंतजार करने लगे। राहुल 2 साल बाद 14 का होगा, पर वह भी अड़ गया कि उसे भी साइकिल दी जाए, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है पर्यावरण के लिए साइकिल सबसे अच्छा वाहन है। वह बोला, मैं साइकिल से अब खुद स्कूल जाऊंगा। चाचा ने उसे डांटते हुए कहा, सड़कों पर इतना ट्रैफिक है, साइकिल के लिए ढंग के रास्ते भी नहीं है, तुम कहाँ जाओगे? उन्होंने कहा, वैन से स्कूल जाना ही ठीक है। तुम साइकिल पार्क में चलाना या कोई जब बड़ा साथ में हो तो चला लेना। राहुल इस पर नाराज होकर भीतर चला गया। अर्पण और जया बहुत उत्साहित थे। उन्होंने कैसी साइकिल खरीदनी है इस पर बातें भी शुरू कर दी, और यह भी कि अभी जो वो वैन या कार से स्कूल जाते हैं उससे पर्यावरण को कितना नुकसान होता है। उन्होंने 1-2 बात की। दादा दादी यह सुनकर बहुत हंसे। शाम को रोहित आ गया। अब वह काफी लंबा हो गया था। बातूनी तो वो पहले से था ही। दुआ ने आते ही चाचा को टोका, अरे आप अपना बाइक धोने में कितना पानी बर्बाद कर रहे हो। चाचा चौंके, क्योंकि वो तो हर संडे अपनी मोटरसाइकिल धोते हैं। सुबह भले ही रहमान चाचा आते हैं, लेकिन वो केवल कार धोकर जाते हैं। दुआ ने लपक कर गैलरी में लगा नल का बंद कर दिया। रोहित भी बाहर आ गया। उसने चाचा के हाथ से गीला कपड़ा लिया और बोला, लाइए मैं साफ करता हूँ। उसके साथ राहुल भी आ गया। रोहित ने उसे दूसरा कपड़ा पकड़ा कर कहा, जितनी देर चाचा बाइक साफ करते हैं यह पानी बहता ही रहता है। दुआ बोली, कितनी देर धोते हैं आप इसे? चाचा थोड़ा अचकचाए। उन्होंने भौवें तान कर जवाब दिया, अरे आधा घंटा लगता होगा। रोहित बाइक को पोंछते हुए बोला, इतनी देर में कितना पानी बह जाता है, आपको अंदाजा है? दुआ पानी की ट्यूब लपेटते हुए बोली,
ये पानी आपको बचाना होगा हमारे लिए। आप एक बाल्टी पानी में ही अपनी प्यारी बाइक को नहला धुला सकते हैं। रोहित ने कहा, वही तो, ये जो 6-7 बाल्टी पानी इतनी देर में बहता है वह बच जाएगा। और ये काम करेंगे अर्पण और जया। पहले तो सब चौंके, पर छोटी जया बोली, अरे राहुल तो गर्मी में भी बाथ टब में ही नहाता है, भैया उसमें कितनी बाल्टी पानी आता है। राहुल को देखकर रोहित थोड़े मजाकिया लहजे में बोला, यार तू सीधे यमुना में ही लेट जाया कर जाकर। अरे शावर से नहाने में भी पानी बहुत बर्बाद होता है, मालूम है तुमको। भीतर से छोटी बुआ ने आवाज दी और सब अंदर चले गए। डाइनिंग टेबल पर सब बच्चों ने मिलकर दादा दादी और बाकी बड़ों को यह सब बताया। काफी हंसी मजाक हुआ और सबको अचंभा भी हुआ। ये शरारती नटखट रोहित कितनी सयानी बातें करने लगा है। इस पर बुआ ने बताया, उनकी कॉलोनी में पिछले दिनों पानी का बहुत संकट रहा। उन्होंने कहा, हमको दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। कभी कभी तो सुबह के 4 बजे वाटर सप्लाई आती, उसमें भी मैला पानी, जिसे किसी तरह छान कर साफ करके प्रयोग करो। जया बोली, पर बुआ हमारे यहाँ तो बोरवेल है, स्विच ऑन करो तो मोटा सा पानी आता है। उसने अपने नन्हे हाथों को उठाकर एक गोला सा बनाते हुए कहा। दुआ बोली, वही तो, तुम लोग इसे जिस तरह बर्बाद कर रहे हो, एक दिन पानी बचेगा ही नहीं। दादी को सब बहुत अटपटा लगा, उन्होंने कंधे उचकाए। इस पर रोहित बोला, पहले खाना खा लें फिर मैं बताता हूँ। सब खाना खा के दादा के कमरे में आ गए। गर्मी बहुत बढ़ गई थी। छोटे चाचा ने दरवाजा बंद करके एसी का स्विच ऑन कर दिया। कुछ देर हंसी मजाक चलता रहा। अचानक दुआ उठी, बाहर गई। 10 मिनट बाद लौटी तो पसीने से तरबतर थी। दादा बोले, अरे गर्मी में कहाँ चली गई थी। दुआ ने मामा की तरफ देखा और बोली, आप लोग एसी से निकलने वाले पानी को भी बहने देते हैं। एसी का पानी? मामी चकित थी। बड़ी बुआ बोली, और उससे निकली ट्यूब को किसी बाल्टी या डब्बे में लगा दो। नमी का ये सारा पानी पोछा लगाने, गाड़ी साफ करने, आंगन धोने या पौधों को पानी देने के काम में आ जाता है। दादी तुरंत बोली, हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। सही तो कह रही है। दादा को याद आया, रोहित की तरफ उंगली करते हुए बोले, हाँ भाई तू तो कुछ बता रहा था। रोहित कूदकर बीच में आ गया और मुस्कुरा कर बोला, दादा, मामा और भाइयों बहनों, ध्यान से सुनो। अपनी पूरी दुनिया में पीने के पानी का जबरदस्त संकट है। कई जगहों पर पानी सिर्फ खरीद कर ही पिया जाता है। सब उसका मुंह ताक रहे थे। यह तो बहुत ही गंभीर बातें कर रहा है, पर वह बोलता गया। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पानी ज्यादा से ज्यादा बचाएं। पानी को बर्बाद न करें, जितना हो सके कम से कम इस्तेमाल करें। दादी बीच में बोल पड़ी, तू कितना शरारती था, कैसे ज्ञान दे रहा है, वह भी अपने नाना और मामाओं को। बुआ हंसी, वही तो अम्मा, इनकी बुआ जानकी है ना, वह आई थी अफ्रीका से। उन्होंने इन दोनों को खूब समझाया और पानी बचाने के तरीके घर में अच्छी तरह से लगा के गईं। अब तो हम कपड़े धोने से बचने वाले पानी को भी वापस प्रयोग करते हैं, यूं ही नहीं फेंक देते। जब से हमने हजार रुपए टैंकर पानी खरीदा है, तब से यह सब बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। दुआ बोली, और नानू, हमको तो 2-2, 3-3 दिन नहाने का पानी भी नहीं मिलता था। पीने के पानी भी बोतल वाली पापा खरीद कर लाते थे, एक दिन की एक बोतल। रोहित तपाक से बोला, और उन बोतलों से प्लास्टिक का कचरा फैलता है। बोतल बंद उस पानी से हमारे भीतर प्लास्टिक के बारीक कण भी चले जाते हैं, उनसे कैंसर तक हो जाता है। छोटे चाचा बोले, ओए तू तो बड़ा सयाना हो गया। रोहित खुश होकर बोलता गया, ये सब तो मेरे स्कूल के हेडमास्टर ने बताया था एक दिन असेंबली में। प्लास्टिक का प्रयोग भी हमें कम ही करना चाहिए। दादी परेशान हो रही थी। काके, तो क्या अब पानी पीना भी बंद कर दें? दुआ बोल पड़ी, याद है ना मामी, भैया गर्मियों में पहले 3-3 बार नहाता था, स्विमिंग पूल भी जाता था और बाथ टब में भी खूब मजे लेता था। पता है अब इसने सब छोड़ दिया। वह हंसी और बोलती गई, अब तो आधा बाल्टी पानी में भी 1 मग पानी बचा ही देता है। रोहित बोला, अब सबसे काम की बात। दादा की तरफ देखकर वह
जोर से बोला, आप हमें और माँ को यहाँ से जाते हुए जो पैसे देते हो ना, वह इस बार ना देना और ना ही मुझे साइकिल देना। दादा हंसे और उसे घूर कर देखा। वह बोलता रहा, आपको अपनी छतों पर ऐसे इंतजाम करने होंगे जो बरसात का पानी बर्बाद ना हो। मामा बोले, बरसात का पानी? जी मामा, बरसात का सारा पानी नीचे टैंक बनवाकर उसमें इकट्ठा कर लो और उस पानी का प्रयोग करते रहो बाद में। ये तो हमने कभी सुनी ही नहीं थी, दादी बोली। सारा बरसाती पानी अगर ढंग से एकत्र कर लिया जाए तो उसको आराम से हम प्रयोग कर सकते हैं। इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, वह बोला। बड़े चाचा अपना चश्मा साफ करते हुए बोले, हाँ मैंने भी सुना है। इस पर मामी बोली, हमने तो आज तक नहीं सुना, ना देखा कि कोई बरसात का पानी इकट्ठा करता हो। दादा के पलंग के पास खड़ा होकर रोहित बोला, यह हम सबके लिए बहुत जरूरी है। दुनिया भर के मौसम विज्ञानी कह रहे हैं पर्यावरण को होने वाले नुकसान के कारण बरसात कम हो रही है, जिससे पीने के पानी पर बहुत खतरा है, खासकर मीठे पानी पर। बीच में ही दुआ बोल पड़ी, हमारे पापा तो यही कर रहे हैं। हमारे घर में जमीन में उन्होंने नीचे टैंक लगवा दिए हैं। इस पर सब जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। छोटी बुआ जो टीचर भी हैं, ध्यान से सुन रही थी। तुरंत बोली, बच्चे सही कह रहे हैं, हम कितनी लापरवाही करते हैं। देखो, पिछले साल जब सामने शर्मा लोगों ने बोरिंग कराई थी तो बहुत मुश्किल से पानी निकला था। अब वो भी खूब पानी बहाते हैं। रोहित के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तू कितना शरारती था, कहाँ से ले आया इतना ज्ञान। रोहित झट उनके गले लग गया और शर्माते हुए बोला, आप सब लोग पानी की बर्बादी करना बंद कर दें, मैं शरारतें करना बंद कर दूंगा। बहुत अच्छी कहानी सुनाई आपने दीदी। तो गर्वित, आज हमने कितनी सारी बातें कर ली, मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया। अब देखो, कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है, तो चलो अब हम अपने दोस्तों से अगले रविवार इसी वक्त इसी रेडियो फ्रिक्वेंसी पर फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।